सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो गृह विज्ञान विषय है, इस विषय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य परीक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? यानी जो खाद्य परीक्षण होता है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है खाद्य परीक्षण के सिद्धांत। खाद्य परीक्षण का परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य, देखो खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, यानी खाद्य पदार्थ जो भी है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित करके रखना, ताकि इच्छानुसार व आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सकते। तो भोजन को हम अधिक समय तक चलाने के लिए, अधिक समय तक वो सुरक्षित रहे, हमारे खाने लायक रहे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण के मुख्य सिद्धांत निम्नानुसार है। तो पहला है सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना। तो सूक्ष्म जीवाणु जो नष्ट किए जाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवाणु हो जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के तरीके क्या क्या है? ताप द्वारा और विकिरण द्वारा। ताप द्वारा यानी कि उसको या तो ज़्यादा ताप दिया जाता है या उसको कम ताप दिया जाता है, ठीक है। तो उच्च ताप दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए तो उससे सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाएंगे, या उसको बहुत ही निम्न ताप पर रख दिया जाता है तो भी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। साथ में कुछ विकिरण द्वारा, यानी कुछ विकिरण दिए जाते हैं जिसके द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं। इसके बाद है सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि और क्रियाशीलता को रोकना, छान कर, कम ताप का प्रयोग कर, सुखाकर व रसायन का प्रयोग करके। इस तरह से भी सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि और क्रियाशीलता को रुका सकते हैं, ठीक है। कम तापमान पर रखें हम, ठंडक वाले जगह पर, जैसे रेफ्रिजरेटर में आप रखते हो। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को सुखा दिया, जैसे कि पुदीने का ऐसे गीला रहेगा, हरा रहेगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन पुदीने के पत्ते को आपने सुखा दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? लंबे समय तक चलेगा। इसी तरह कुछ रसायन आते हैं, उनका प्रयोग भी खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जिससे कि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक चल सके। अगला है भोजन को सूक्ष्म जीवाणु से दूर करना। तो दूर करने के लिए क्या करते हैं? जब भोजन को सूक्ष्म जीवाणु से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं कि टीन में भर कर रखना। कोई भी आपका डब्बा होता है, टीन होता है, उसमें भर के खाद्य पदार्थ को रखा, ताकि वो धूल मिट्टी के संपर्क में ना आए, वो खराब ना हो। थैलियों में बंद करके रखना, ठीक है। इस तरह से हम खाद्य पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला है भोजन में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करना। यानी भोजन में कुछ एंजाइम होते हैं जिसके कारण क्या होता है? भोज्य पदार्थों को पकाता है। एंजाइम वो होते हैं जो खाद्य पदार्थों को पकाने का काम करता है, जो कि फल और सब्जियों के अंतर्गत होता है। जैसे कि मान लो आप कच्चा आम लेके आते हो, कुछ दिनों के बाद में आप कच्चे आम को आप रखते हो, तो है ना, कुछ टाइम बाद में, 1 या 2 दिन के बाद वो अपना भी पक जाता है। तो वो किसकी वजह से हुआ? उसमें एंजाइम की उपस्थिति होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से एंजाइम उसमें शामिल होते हैं। तो एंजाइम की निष्क्रियता हम कम कर दें, यानी कि उसको क्या करेंगे? ब्लीचिंग द्वारा एंजाइम की निष्क्रियता को कम करेंगे, ताकि वो खाद्य पदार्थ जल्दी से गले नहीं, पके नहीं। उबाल कर भी हम करते हैं। फिर है अगला है भोजन में स्वतः होने वाली अति को रोकना, ठीक है। ये स्वतः होने वाली अति होती है, स्वतः ही वो खराब होने लगता है, उसको रोका कैसे जा सकता है? कि परिरक्षण के उपयोग द्वारा। यानी कुछ खाद्य पदार्थ में परिरक्षण का उपयोग करते हैं, यानी कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग करके खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण की घरेलू विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो उत्तर है खाद्य परिरक्षण की घरेलू विधियाँ। खाद्य परिरक्षण की जो घरेलू विद्या है उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है सुखाकर या निर्जलीकरण करके। हम घर में किसी भी वस्तु को, खाद्य पदार्थ को सुखा लेते हैं, जिसकी पत्तियों को सुखाते हैं हम, ना, मेथी है, पुदीना है, इनको सुखाया जाता है। नमक तथा और मसाले और तेल के साथ अचार डालना। तो इस तरह से हम जो अचार डाल लेते हैं उसमें नमक और मसाले और तेल मिलाया जाता है, जिसके कारण भी वो खाद्य पदार्थ जल्दी से ख़राब नहीं होता। जैम, जेली, मुरब्बा बनाना। इसके अलावा है शरबत और जूस बनाना, जमाना। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है, हम घर के अंदर ये विधियों का उपयोग करते हैं। अगला है खाद्य परिरक्षण क्या है? तो खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो उत्तर है खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहित करके रखना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। यानी कि खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं उसको लंबे समय तक वो सुरक्षित रूप से संग्रहित रहे, तो यही करना क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण, यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करना कहलाता है। परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। भोजन को सड़ने, खराब होने से बचाने हेतु सभी क्रियाएं खाद्य परिरक्षण के नाम से जानी जाती है, ताकि उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। अगला प्रश्न है चौथा, खाद्य परिरक्षण करने के 4 कारण बताइए कि खाद्य परिरक्षण क्यों किया जाता है। तो पहला है कि खाद्य परिरक्षण की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, यानी खाद्य पदार्थ की उसकी खुद की जो सेल्फ लाइफ होती है, उसका खुद का जो उपभोज्य जीवन होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपको सब्जी लेके आते हो, आप सब्जी को ऐसे घर में खुले में रखोगे तो खराब हो जाएगी, लेकिन उस सब्जी को अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वो है ना 1 या 2 दिन अधिक वो चलती है, अधिक तक वो 1 या 2 दिन ज़्यादा दिन वो ताज़ा बनी रहती है। नए उत्पाद जैसे जैम, पापड़, अचार आदि बनाना, इन खाद्य पदार्थ की वर्ष भर रखा जा सकता है और सभी
इसे पसंद करते हैं। तो खाद्य पदार्थों को हम जैम, पापड़, अचार बना लेते हैं, नए उत्पादन उसका बना लिया तो वो वर्ष भर तक चलते हैं और सभी उसको पसंद भी करते हैं। परिरक्षण करने के उपरांत खाद्य पदार्थ का आयतन घट जाता है, जिससे उसे भंडारित करना और आवागमन सरल हो जाता है। जब हम परिरक्षण करते हैं, खाद्य पदार्थों को सुखा लेते हैं, उसको परिरक्षित कर देते हैं, तो उसका आयतन भी कम हो जाता है। यानी आप किसी खाद्य पदार्थ को सुखा लेते हैं तो उसका वजन कम हो जाता है ना। और उसको भंडारित करना, उसको सुरक्षित रखना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी आवागमन करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान रहता है। मौसमी फल या सब्जी जब सस्ती हो तब उसे भंडारित कर लेना चाहिए। अगला है निम्न खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए सार्वजनिक उचित विधि बताइए और उसका औचित्य बताइए। तो कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उसका परीक्षण करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं और उसका औचित्य क्या है, यानी कि वो विधि हम क्यों अपनाएं। तो पहला है संतरे का रस बनाना। तो संतरे का रस के लिए क्या करेंगे, संतरे का रस निकाल कर फ्रिज में रख देना चाहिए, जिससे एंजाइमों के प्रभाव को रोका जा सके। अगला है कच्चा आम। तो कच्चा आम को काट कर नमक लगा कर रख लेना चाहिए, फिर उसमें मसाले मिलाकर तेल की परत चढ़ाई जाती है। आलू है तो आलू को छीलकर गोल गोल काट कर ब्लाचिंग करके धूप में सुखा लेना चाहिए। सूखने के बाद इन्हें साफ सूखे हवादार डिब्बों में रखना चाहिए, जिससे क्या हो गया, आलू की चिप्स बन गई है। गाजर को छील कर काट लेना चाहिए, फिर उससे ब्लीचिंग करके उसे ठंडा करके थैली में पैक करके फ्रीजर कर देना चाहिए। देखो ब्लीचिंग में क्या होता है कि गर्म पानी को उबाला जाता है और उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ को आप ब्लीचिंग करना है, मान लो गाजर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और एक पतीले के अंदर आपने पानी को उबाला, फिर उसके अंदर वो गाजर को डाला, 2 मिनट के लिए रखा, ठीक है। उबलते हुए पानी उबलने के बाद में पानी को क्या कर दिया, बंद कर दिया और उसमें फिर गाजर को डाला, थोड़ा नमक डाला, 2 मिनट के लिए उसको रखा और फिर उसको छान लिया। और इस तरह से क्या होगा कि वो ब्लीचिंग उसका हो जाएगा, वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। फिर उसको ठंडा होने के बाद में उसको थैलियों में पैक करके डीप फ्रिज के अंदर उसको रखा जाता है। तो 6 महीने तक आराम से उपयोग में उसको लाया जा सकता है। और थैली में उतना ही पैक करें जितना कि आपको आवश्यकता होती है। अगला है सेब को जैम बना लेते हैं। सेब को गुद्दा भाग को पर्याप्त मात्रा में चीनी के साथ उबालकर बना सकते हैं। सेब पर रासायनिक पदार्थ को लेप किया जाता है, इसे कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है परिरक्षण और शेल्फ लाइफ को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है परिरक्षण क्या है। तो परिरक्षण खाद्य पदार्थ को संसाधित करने का एक तरीका है ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके और भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सके, तो वह परिरक्षण कहलाता है। सेल्फ लाइफ क्या है, यानी सेल्फ लाइफ का अर्थ उस समय अवधि से है जिसमें भोजन को दोबारा मनुष्य के उपयोग के लिए सही रखा जा सकता है। यानी कि वो समय अवधि है जिसमें भोजन ताज़ा बना रहता है और मनुष्य के उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए दोबारा उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 है निर्जलीकरण किसे कहते हैं। मेथी के पत्ते के निर्जलीकरण की विधि लिखिए। तो उत्तर है सुखाना या निर्जलीकरण। देखो, सुखाने द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना एक प्राचीन विधि है जिसमें अनाजों, दालों, सूखे मेवों आदि को संरक्षित किया जाता है। निर्जलीकरण का अर्थ है कि हवा के तेज प्रवाह के साथ ताप को नियंत्रित करना। मेथी के पत्तों का निर्जलीकरण का मतलब यही है कि अनाज है, दालें है, सूखे मेवे है, उसको आप सुखा लेते हो तो उसको हवा के तेज प्रवाह के साथ ताप में नियंत्रित किया जाता है। उसको धूप में सुखाया जाता है या छाया में सुखाया जाता है और उसको सुखाने के बाद उसको जो है एयर टाइट डिब्बे होते हैं उसमें पैक किया जाता है। वो सूख जाता है तो वो लंबे समय तक चलता है। अब मेथी के पत्तों का निर्जलीकरण कैसे करेंगे। तो मेथी को अच्छे से धो लें, पत्तियों और मुलायम डंठल तोड़ लें, छोटे पॉलीथीन बैग में पैक करके और सील करके फ्रीजर में रख दे। निर्जलीकरण पूछा है तो निर्जलीकरण को ये होता है कि उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में उसको जो एयर टाइट डब्बे में पैक किया जाता है। अगला है संसाधन की परिभाषा दीजिए और उसका वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर है किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है जो मनुष्य की किसी भी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। देखो, किसी भी क्षेत्र स्थान में उपलब्ध जो भी भौतिक वस्तुएं होती है वही क्या है, संसाधन है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए पेन है, पेंसिल है, किताबें, ये आपके लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है, टीचर बोर्ड पे लिखता है तो उसके लिए चौक भी क्या है और बोर्ड क्या है, उसके लिए संसाधन है। आपके घर में जो भी वस्तु है जो आपके काम को आसान बनाती है, जैसे कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज जो भी है ना। एक गृहिणी के लिए किचन में काम करती है तो उसके लिए भी जो किचन के अंदर जो भी सामग्री है वो उसके लिए क्या है, संसाधन है। उसी से वो पका सकती है उन चीज़ों को, जो भी खाद्य पदार्थ उसको पकाना है। तो अपने काम को जो आसान बनाता है, दैनिक जीवन जिन भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, वो सभी हमारे लिए क्या है, संसाधन होती है। तो ये कहा गया है कि किसी भी स्थान या क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है जो मनुष्य की किसी भी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जा सके। अतः हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए कई वस्तुओं व चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन्हीं वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन का वर्गीकरण।
मानवीय संसाधन, समय, शक्ति, ज्ञान, रुचि, कौशल, अभिवृद्धि, योग्यता, ये क्या है? मानवीय संसाधन है। अमानवीय संसाधन, धन, सामुदायिक सुविधाएं, भौतिक वस्तुएं व संपत्ति, ये अमानवीय संसाधन है। देखो, मानवीय संसाधन वो होते हैं जो मानव के स्वयं के गुण होते हैं, जो एक से दूसरे में बांटे नहीं जा सकते। और अमानवीय संसाधन वो होते हैं जो कि गैर मानव होते हैं, जो एक से दूसरे में बांटे जा सकते हैं। जैसे धन है, आज धन मेरे पास है, किसी को आवश्यकता तो वो धन किसी को उधार भी दिया जा सकता है ना। सामुदायिक सुविधाएं है, जैसे कि पार्क है, अस्पताल है, ये कुछ सामुदायिक सुविधाएं होते हैं जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में बांटी जा सकती है, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ भौतिक वस्तुएं है ना, कुछ संपत्ति है, जैसे आपके पास पेन है, किताबें है, तो आप जिसका उपयोग कर रहे हो आप किसी और को भी उसका उपयोग करने के लिए दे सकते हो। तो ये अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला है प्रबंधन क्या है? उत्तर है, और साथ में प्रबंधन के चरणों की उदाहरण देकर व्याख्या भी करनी है। तो प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन निर्णयों की वह श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक संसाधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। तो वो निर्णयों की श्रृंखला है ना। अब हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो जिसमें हम क्या करते हैं, पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं। चाहे हमारा लक्ष्य अधिक हो, कम महत्वपूर्ण की ही क्यों न हो, चाहे हमारा लक्ष्य अधिक या कम महत्वपूर्ण ही क्यों न हो, उसकी प्राप्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि प्रबंधन कहलाती है। हमारे पास संसाधन तो कम है, लेकिन उस कम संसाधन से ही हम अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वही उसकी जो विधि होती है, उसका जो तरीका होता है, वही संसाधन या वही प्रबंधन कहलाता है। अगला है प्रबंधन प्रक्रिया के निम्न चरण है। अब देखो, प्रबंधन जो किया जाता है उसको कुछ निम्न चरण है। पहला है योजना बनाना, है ना। तो आप क्या करते हो, पहले योजना बनाते हो, फिर व्यवस्था करते हैं, फिर नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। तो कोई भी प्रबंधन किया जाता है, मतलब आपके घर में मान लो कोई शादी भी है, तो शादी के लिए आप क्या करोगे, पहले योजना बनाओगे। योजना के बाद में आप व्यवस्था करोगे कि कौन सा काम किसको देना है, उस काम को करने के लिए क्या क्या हमें साधन चाहिए, साधन का व्याख्यात करोगे। नियंत्रण करना मतलब जो काम जिसको दिया गया है वो उस कार्य को वास्तविक रूप से करना शुरू कर देगा। मूल्यांकन करना कि जो काम हुआ है शादी होने के बाद में, है ना, सभी घर वाले बैठ के क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ कमियाँ हमारी रह गई, ताकि आने वाले टाइम में उस कमी को हम सुधार सके। तो ये सारी चीज़ें, हर कार्य, प्रत्येक कार्य चारों चीज़ों में ना बटा हुआ रहता है। एक गृहिणी रसोई के अंदर खाना बनाती है तो भी वो चख के देखती है, तो वही उसका मूल्यांकन भी कर रही होती है। ठीक है, योजना बनाती है कि मुझे आज क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या वस्तु की मुझे आवश्यकता होगी, तो वो व्यवस्था कर रही होती है। और है ना, और फिर कार्य करते हुए वो देखती है कि वो कार्य समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो नियंत्रण कर रही होती है। जिसको वो कार्य सौंपा है वो उस काम को समय पर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो नियंत्रण हो गया। और कार्य करते हुए वो मूल्यांकन भी करती, जांचती परखती कि कहीं कुछ काम में कमी तो नहीं रह गई, वो उसका मूल्यांकन कहलाता है, ताकि कार्य अच्छे से हो पाए, कोई कमियों कुछ भी कमी उसमें ना रहे। अब इसको हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो योजना बनाना, देखो, व्यक्ति प्रतिदिन विभिन्न कार्यों को करने के लिए योजना बनाता है। योजना बनाने का सरल तरीका है जिन कार्यों को किया जाना है उसकी सूची बनाई जाए। व्यवस्था करना, योजना बनाने के बाद अन्य संसाधनों को एकत्रित करना ताकि योजना को उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके। नियंत्रण करना, तो नियंत्रण करने में क्या होता है, किसी भी योजना की सफलता नियंत्रण पर निर्भर करती है। नियंत्रण का अर्थ योजना को क्रियान्वित करना है तथा उसे गति प्रदान करना है। यदि नियंत्रण करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के अनुसार स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है, तो उसी समय उचित निर्णय लेकर अथवा कुछ फेरबदल करके योजना को क्रियान्वित करना चाहिए। अगला है मूल्यांकन करना, तो इसमें पहले बनाई गई योजना की सफलता की जांच करना एवं योजना के नियंत्रण पर गौर किया जाता है। और यह भी निर्धारित किया जाता है कि कौन सा कार्य किस तरह संपन्न हुआ, कार्य अच्छा हुआ या बुरा। योजना या मूल्यांकन समय समय पर करते रहने से पूर्ण प्रक्रिया की कमियां और अच्छाइयों को समझने में सहायता मिलती है। यानी योजना, जो भी हमने योजना बनाई, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसकी जांच परख, मूल्यांकन यानी होता है जांचना परखना। जांचते हैं कि सही कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी हमें दिखती है तो हम तुरंत ही उसमें सुधार कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा काम क्या हो, अच्छा होता है, कमियाँ उसमें कम रहती है, जिससे भविष्य में योजना बनाते समय उसमें सुधार भी लाया जा सकता है। अगर किसी कार्य में कमी रह गई तो हम दोबारा उस कार्य को करते हैं, भविष्य में उस ऐसा ही कुछ काम करते हैं, तो फिर उस कार्य में हम वो कमी नहीं रखेंगे जो पहले वो जो कमी हुई थी। ठीक है, चलो अगला है प्रबंधन प्रक्रिया में 3 मुख्य प्रेरक क्या है। तो ये है प्रबंधन प्रक्रिया के 3 मुख्य प्रेरक है, मूल्य, मानक और लक्ष्य। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो देखो, मूल्य, मानक और लक्ष्य क्या होते हैं। तो मूल्य, मानक, लक्ष्य है कि मूल्य ये है कि मनुष्य की भावनाओं को विशेष दिशा प्रदान करने वाले तत्व ही मूल्य है। मूल्य नैतिक सिद्धांत है, यह ऐसे विश्वास जो व्यक्ति के जीवन के किसी पहलू या किसी चीज़ के विषय में होते हैं। मूल्य जीवन में या तो परिवर्तन होते रहते हैं या वही बने रहते हैं। तो हमारी जो भावनाएं होते हैं, जो हमें दिशा प्रदान करते हैं, है ना, हमारे कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं
जो हर व्यक्ति के अंदर जो कुछ विश्वास पैदा करते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन के विशेष पहलू होते हैं, वही मूल्य के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर ईमानदारी है ना, सच्चाई है, ठीक है, कर्तव्य निष्ठा का पालन करना है, ये सारी हमारे मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है मानक। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता को मानक के अनुसार मापते हैं, ठीक है। मानक क्या है भाई, मुझ में ये कार्य करने की क्षमता है कि नहीं, भाई मेरे को होम साइंस पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं, वही मेरे मानक है, ठीक है। तो ये हो गया कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता को मानक के अनुसार मापते हैं। कुछ मानक स्वयं बनाए जाते हैं, जबकि अन्य मानकों की अपेक्षा समुदाय या परिवार द्वारा आपको करने की अपेक्षा की जाती है। अतः कुछ मानक लचीले होते तो कुछ मानक कड़े होते। कुछ मानक ऐसे होते, कुछ नियम ऐसे होते जिसको हमें पालन करना ही होता है, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको हम लचीलापन होता है, चलो अभी नहीं किया बाद में उसको कर लेंगे, ये उसमें कुछ हम फेरबदल भी कर सकते हैं। अगला है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, देखो लक्ष्य हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। देखो अभी आपका लक्ष्य क्या है कि 10वीं पास करना, या 12वीं पास करना, ये आपका लक्ष्य है, तो ये आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं और जिसके लिए हम कार्य करते हैं। लक्ष्य हमारे मूल्यों, जरूरतों और इच्छाओं से पैदा होते हैं। मूल्यों की अपेक्षा उन्हें प्राप्त करना आसान होता है। जिस तरह मूल्य एवं मानक समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उसी तरह लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। अभी आपका लक्ष्य है 12वीं पास करना, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो आपका लक्ष्य होगा कि अच्छी कोई जॉब प्राप्त करना। एक अच्छी जॉब प्राप्त होगी तो आप सोचोगे इससे भी अच्छी जो मुझे जॉब प्राप्त हो जाए, तो ये आपका लक्ष्य जो होता है वो बदलता भी रहता है। अगला है प्रश्न संख्या 11 है कि यदि आपके पड़ोसी सदैव समय पर काम पूर्ण न करने की शिकायत करते हैं तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे। तो उत्तर है, हम अपने पड़ोसी को निर्धारित समय पर काम पूरा करने की सलाह देंगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती है तथा समय का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता है। तो सही समय पर काम करने की सलाह देंगे, जिससे ऊर्जा भी कम खर्च होगी और समय का सदुपयोग भी होगा। समय पर काम खत्म करने पर आप मनोरंजन के लिए समय निकाल सकते हैं। समय पर काम पूरा हो जाने से अनावश्यक मानसिक तनाव पैदा नहीं होता तथा उसे समय नियोजन करने की सलाह दे ताकि सभी काम नियत समय पर पूरे किए जा सके। तो इस तरह से हम समय नियोजन करेंगे। अगला प्रश्न है, समय योजना के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं। तो उत्तर है, समय योजना के विभिन्न सोपान। तो सभी कार्यों की सूची बनाना, कार्य संपन्नता हेतु अनुमानित समय निर्धारित करना, समय क्रम निर्धारित करना, कार्य करने से में कुल व्यय होने वाले समय को जोड़ना तथा उपलब्ध समय के साथ समन्वय स्थापित करना। तो इस तरह से आपके प्रश्न है। इसमें आगे और दे रखा है कि कार्य को लिखना, जो भी आप कार्य करने हो उसको लिख रहे हो। यदि व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से मिश्रित होती है तो उसे समन्वय स्थापित करना। तो इस तरह से आपके कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। उससे आगे वाले प्रश्न जो है आपके अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।